Assalamu alaikum everyone. Let's continue. So our course is International Financial Management or International Finance. So we'll be focusing on all the aspects of international finance and then also keep a look on the Islamic perspectives of these. So ये पहला टॉपिक आपका है बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट या बेसिकली किस तरह की फर्म्स हैं जो इंटरनेशनल फाइनेंस में इन्वॉल्व होती हैं। एमएनसीज हम इन्हें कहते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। और फिर इनकी एनवायरनमेंट किस तरह की होती है जिसमें ये ऑपरेट कर होते हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप के रिस्क इनको जो फेस करने पड़ रहे होते हैं। एंड स्पेशली आवर फोकस वुड बी ऑन द थिंग्स जो कि इस्लामिक फाइनेंस और कन्वेंशन में तकरीबन सेम है, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये फर्म की कोई भी टाइप आप बना सकते हैं, इस्लामिक फाइनेंस के अंदर इसकी कोई एज सच प्रोहिबिटेशन नहीं है कि आप इस टाइप की फर्म बना सकते हैं, इस टाइप की नहीं बना सकते। यूजुअली बिजनेस करने के तकरीबन तमाम मॉडल्स ही इस्लामिक फाइनेंस के अंदर अलाउड हैं। So moving on, what is an MNC? Any idea? आपको guess, just a rough definition. Multinational corporations. Yeah. Yes. Yes. जो एक कंट्री के बॉर्डर से बाहर भी ऑपरेट कर रही हो। अब इसमें डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल हैं कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं ये काम, आप ये काम बाहर अपनी सब्सिडरी बनाकर भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी कंपनी के बाहर ऑफशोर ब्रांचेस भी हो सकती हैं। सो देयर आर डिफरेंट मॉडल्स। फ्रेंचाइजिंग भी कर सकते हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स, केएफसी है, तो वो भी अपनी कंट्री से बाहर काम कर, लेकिन वो खुद जाकर नहीं कर रहे, उन्होंने फ्रेंचाइज दी हुई है। सो वो तमाम मॉडल्स जिसमें एक फर्म अपनी कंट्री के बॉर्डर से बाहर ऑपरेट करती है या प्रोडक्ट सेल कर रही है, वो एमएनसीज के अंदर काउंट होंगी। So MNCs are defined as firms that engage in some form of international business. Okay. अब स्पेशली इस केस में इसकी मैनेजमेंट कैसे होगी, क्योंकि एक एमएनसी का मैनेजर इंटरनेशनली भी अपने ऑपरेशंस को देख रहा होगा। सो हाउ बिजनेस स्पेशली डिसिप्लिन्स आर यूज्ड फॉर मैनेजिंग एन एमएनसी। आपको क्या क्या डिसीजंस करने हैं, क्या क्या काम करने होते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस आती हैं, स्पेशली यूजिंग एन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। सो वेदर टू डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस इन अ पर्टिकुलर कंट्री और टू कंटिन्यू देम, इस तरह के डिसीजन। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन है, तो कई एमएनसी सोच रहे हैं यार वी शुड कंटिन्यू ओवर देयर और नॉट, हम इसको अपने सेटअप को उठा के किसी और कंट्री में ले जाएं कि नहीं। सो वेदर टू परस्यू न्यू बिजनेस इन अ पर्टिकुलर कंट्री और नॉट। ठीक है, अब जो न्यू बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे थे, वो फिर से सोच रहे होंगे कि ओके पाकिस्तान में तो अब डॉलर का इशू बन गया, बिजली का इशू बन गया, इसका इशू बन गया, यहाँ महंगाई का भी इशू हो गया, वट एवर जो भी इशूज हैं, तो क्या मुझे यहाँ पर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली वेदर टू एक्सपेंड योर बिजनेस इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, कि एक हमारा यूनिट तो पाकिस्तान में है, हम दूसरा लगाने के बारे में सोच रहे थे, क्या अब लगाएं, कि ऐसे हालात हैं कि वहीं पर और लगाएं या किसी और कंट्री में भी और लगाया जा सकता है। सो थिंग्स लाइक दैट। एंड हाउ टू फाइनेंस दैट पर्टिकुलर एक्सपेंशन, कि जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंशन हम सोच रहे हैं उसको फाइनेंस किस तरह करेंगे, उस कंट्री के हालात में क्या चीज हमारे लिए पॉसिबल है। लेकिन इसमें सारे सारे इश्यूज भी आ जाएंगे जिनको हमारे लिए डिस्कस करना पहले ज्यादा जरूरी है, कि ये सब डिसाइड करते हुए हमें सामने कुछ चीजें रखनी है। नंबर वन वुड बी एजेंसी प्रॉब्लम। आप सबको एजेंसी प्रॉब्लम का आइडिया है? एजेंसी प्रॉब्लम क्या होती है? यस, एग्जैक्टली। कि आपको अगर मैं इसकी सिंपल एग्जांपल दूं, तो सिंपली एक जो कंपनी रजिस्टर होती है, उस कंपनी के ओनर्स डिफरेंट हैं और उसको चलाने वाले लोग डिफरेंट हैं। यू सी, जो ओनर्स हैं वो शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए हुए हैं, और अब अगेन उन्होंने सीईओ को अपॉइंट किया है। इलेक्ट नहीं होता सीईओ, सीईओ अपॉइंट होता है। अब जरूरी नहीं है कि वो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कोई हो या आपके शेयर होल्डर्स में से कोई हो। आप देखते हैं कि यार ये बंदा ज्यादा सुटेबल है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। एप्पल कंप्यूटर्स ने जब वो अच्छी कंपनी बन गई, एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी उन्होंने उसको बना दिया, बहुत छोटी जब ये थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो पहले भी इसको एज अ सीईओ ऑपरेट करता था स्टीव जॉब्स, तो उन्होंने कहा जी हमें एक बिजनेस वाले सीईओ की जरूरत है। तो वो एक नया सीईओ बाहर से ले आए, अपॉइंट किया उसे, जो बिजनेस चलाता हो, उसको एक्सपीरियंस हो, बड़ा तजुर्बेकार। उसका और उसके मालिक स्टीव जॉब्स का आपस में क्लैश हो गया, तो वो ले गया बोर्ड के पास कि जी ये मुझे सही से काम नहीं करने देता, मालिक के अगेंस्ट, कंपनी के शेयर होल्डर के अगेंस्ट और मेजर शेयर होल्डर के अगेंस्ट। बोर्ड ने
फैसला किया सीईओ के हक में, तो ओनर जो कंपनी का मालिक था उसको डिसीजन मेकिंग से रोक दिया गया, अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। सो ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि दे आर डिफरेंट, और वो अपॉइंट किया जाता है, वो सैलरी पे अपॉइंटेड होता है, तो वो बेसिकली बिजनेस का एम्प्लॉय होता है, वो ओनर नहीं है, वो शेयर होल्डर नहीं है। अब यहां एक प्रॉब्लम आ जाती है बहुत बड़ी। आप घर पे एक मुलाजिम रख लेते हैं, उसके साथ आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ठीक है। सिमिलरली आप जब ऑर्गेनाइजेशन में एक मुलाजिम रखते हैं, एम्प्लॉय रखते हैं, उसके साथ भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है। मैंने अगर किसी को अपॉइंट किया है अपने पास घर पे, तो मैं प्रिंसिपल हूं, वो मेरा एजेंट है, तो अब वो जो भी एक्शन करेगा मेरे बिहाफ पे करेगा। अगर मैंने उसे कुछ करने को कहा, लेट्स सपोज जाके ये चीज ले आओ, तो मैंने उसे अपने एजेंट के तौर पर भेजा हुआ है। अब उस दौरान कोई नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो एज अ एजेंट एक्ट कर रहा था और उसने मेरे बेस्ट इंटरेस्ट में एक्ट किया, उसने कोई ऐसी चीज नहीं की जिससे मुझे जानबूझ के नुकसान करे वो, तो फिर ये नुकसान मेरा होगा। ये नुकसान मुझ पर लगा, तुम गए थे, तुमने ये चीज क्यों तोड़ दी भाई, ये चीज क्यों खराब कर दी, ये काम ऐसे करना था, ऐसे क्यों नहीं कर दिया। जो मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी थी और उसने अपने बेस्ट इंटरेस्ट, मेरे बेस्ट इंटरेस्ट में काम किया, जानबूझकर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, तो वो नुकसान मेरा है, इस्लामिक लॉ के अंदर भी, इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी, बिजनेस लॉ के अंदर भी। हाँ, अगर उसने कुछ जानबूझ के किया है तो उसके ऊपर क्योंकि एक फिड्यूशरी ऑब्लिगेशन आती है, यही कि वो मेरे बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेगा, दिस इज कॉल्ड द फिड्यूशरी ऑब्लिगेशन, कि वो अपने प्रिंसिपल के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेगा, उसके अगेंस्ट काम नहीं कर सकता। उसने जानबूझकर कोई ऐसा काम किया कि जिससे उसका फायदा हो, जैसे कि मैंने उसे कुछ करने को कहा, वो कमीशन के चक्कर में पड़ गया, यार कौन मुझे ज्यादा कमीशन देगा। मैंने एक एम्प्लॉय रखा, मेरी छोटी सी कंपनी है, एक दुकान है, मैंने कहा यार उससे माल परचेज कर लो। अब माल परचेज करने गया, उसने उससे बात की, भाई देखो मैं तुमसे माल परचेज करूंगा, लेकिन पहले ये बताओ तुम मुझे क्या दोगे। अब वो मुझे दे रहा था माल, लेट्स सपोज एक यूनिट 1,000 रुपए का, इसने कहा चलो जी तुम 1,100 रुपए का एक यूनिट दो, लेकिन तुम ये 100 रुपए मुझे दिया करोगे। अब मुझे तो नुकसान हो रहा है ना, वो अपने प्रिंसिपल के बेस्ट इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहा, वो अपने बेस्ट इंटरेस्ट में काम कर रहा है। दिस इज द एजेंसी प्रॉब्लम। सिमिलरली मैंने घर पे नौकर रखा, उसको कहा तुमने घर की सफाई सफाई करनी है, ये सारी सफाई का काम किया करोगे, ये करोगे, उसको मैंने चाबियां भी घर की दे दी। जब मैं एक दिन घर आया तो मुझे चले मेरे घर से बहुत सारा सामान लूट के ले गया है वो। अब जब वो पकड़ा गया, उसको बात की गई, तो जी इसने खुद ही चाबी दी थी, इसी ने मुझे अपॉइंट किया था, इसी ने रखा हुआ था, मेरा क्या कसूर है भाई, इसने कहा था सफाई करनी है, मैं सफाई कर गया। या सो अब आप कोर्ट में उसको मुजरिम कैसे प्रूव करेंगे। सो बेसिकली लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि जिस वक्त उस एजेंट ने आपके प्रिंसिपल के बेस्ट इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया और अपने इंटरेस्ट में काम करना शुरू किया, उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी टर्मिनेट हो जाता है। वो जो चाबी आपने उसको खुद दी थी, अब वो इलीगल हो गई है उसके पास, क्योंकि उसने अपने इंटरेस्ट में काम करना शुरू कर दिया। कंपनी में भी यही होता है। कंपनी में आपने एक बंदे को अपॉइंट किया सीईओ के, भाई तुम मेरी कंपनी चलाना और इसको अच्छे से चलाना भाई, क्योंकि मैं नहीं चला सकता, मेरे पास और 100 काम है, मेरे और कंपनीज हैं, मैं अपनी कंपनी नहीं चला सकता। और इतने सारे शेयर होल्डर, मतलब अगर एक बड़ी कंपनी में डिज्नी ले लूं, उसके को 1 मिलियन शेयर होल्डर होंगे, वो सारे के सारे बैठ के तो नहीं कंपनी चला सकते। सो उन्होंने एक बंदे को अपॉइंट किया कि भाई तुम हमारे बिहाफ पे इस कंपनी को अच्छे से चलाओ। अब उसका इंटरेस्ट क्या है, वो ओनर नहीं है, उसको प्रॉफिट से कोई गर्ज नहीं है। ओनर का इंटरेस्ट प्रॉफिट, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। उसका इंटरेस्ट क्या है, जॉब सिक्योरिटी, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, गुड सैलरी, ग्रोथ हो सकती है मे बी, कि ग्रोथ थोड़ी थोड़ी दिखाऊंगा, साथ में मेरी सैलरी भी बढ़ती रहेगी, उसके बोनसेस, वट एवर। अब वो जो आए कि जी ठीक है यार, देखो ये इतनी बड़ी कंपनी का तुम्हारा डायरेक्टर, मैं ये सादी टोयोटा में जाता हूँ यार इधर मीटिंग करने के लिए, मेरे लिए फौरी तौर पे मर्सिडीज ऑर्डर कीजिए। और यार देखो मैं ट्रेवल करके कभी इस्लामाबाद जाना है, कभी लाहौर जाना है, कितनी मुश्किल होती है मुझे आम फ्लाइटों के अंदर। एक काम करो, ये सिटी में ट्रेवल के लिए एक हेलीकॉप्टर करवा दो मेरे लिए बुक, और एक चार्टर्ड प्लेन होना चाहिए मेरे पास, प्राइवेट जेट, जिसके ऊपर मैं लाहौर, कराची या कभी दुबई जाना पड़ता है आपकी मीटिंग के लिए, तो ले जाया करूँ। फिर देखो यार, वहां जाता हूँ, होटल में रहता हूँ, कितना बुरा लगता है एक छोटे से स्वीट के अंदर होटल में। या तो एक प्रॉपर स्वीट वहां पर कोई 5 स्टार 7 स्टार होटल में मेरे लिए परमानेंटली बुक करवा दे, जब जाऊँ तो वहां रह सकूँ, कभी नहीं अवेलेबल होता, क्या करूँ फिर। कितना बुरा लगता है, मैं मीटिंग करने गया वहां पर एक छोटे से कमरे में रह रहा हूँ। या एक बंगला ले दें आप, कोई मसला नहीं है इधर दुबई में, और फिर ये देखें इधर कैसे मीटिंग करूं मैं किसी के साथ। ये XYZ क्लब है, इसकी मेंबरशिप सिर्फ 1 करोड़ रुपए की है, ये एक दिलवाए मुझे मेंबरशिप में जाके वहां मीटिंग किया करूं। और फिर किसने ओके करना है इन सारे डिसीजंस को, उसने खुद करना है।
शेयर होल्डर रोज थोड़ी आता है कंपनी के अंदर का ये डिसीजन हो गया, इसको ओके कर देता हूँ, इसको कैंसिल कर देता हूँ। वो बोर्ड के हेड पे बैठा हुआ है, वो कंपनी चला रहा है, अपने आप को प्रिविलेज देके ओके ओके फैंटास्टिक, ये तो दो, इसको बहुत जरूरी है। अपने आप को बोनस देके हाँ जी इसको दो, बहुत जरूरी है इसको बोनस देना। उसने खुद करना है अपने ही बोनस को, अपने ही पर्क्स प्रिविलेजेस को डिसाइड। और फिर जो नहीं कर रहा होगा, लेट्स सपोज वो अगर उसने एक कमेटी बनाई हुई है जिसने करना है, तो अच्छा इसके काटो भाई, फिर ये मेरे वाले ओके करेगा। उसके पास पूरी अथॉरिटी कंपनी चलाने की। अदरवाइज अगर आप उसको अथॉरिटी पूरी नहीं देंगे, वो आपकी फर्म नहीं चला सकता। सीईओ उसको अपनी फुल अथॉरिटी देनी है उस कंपनी को चलाने की, कि भाई वो अर्जेंट बेसिस पे कोई डिसीजन करना चाह रहे उसको करने की परमिशन होनी चाहिए, तभी तो वो कंपनी सही से चला सकता है। लेकिन उसकी क्योंकि स्टेक नहीं है कोई भी कंपनी में, और ये जो सारे वो खर्चे अपने करवा रहा है अपने लोग को, कभी मेरे घर ले दो, कभी मुझे ये गाड़ी ले दो, कभी मुझे ये ले दो, ये हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है। ये मुल्क में बता रहा हूँ ऐसे नहीं पहुंचा, हमने जबरदस्ती पहुंचा। अभी भी आप सबकी सैलरीज कटने वाली है 10%, अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर में, मैं अपने आप को इंक्लूड कर लेता हूँ चले, और मिनिस्टर जितने वो 70-80 हैं, उनके लिए 80-90 मर्सिडीज का ऑर्डर हो गया है, जबकि डॉलर नहीं है उसको पे करने के लिए। तो कंपनीज और गवर्नमेंट ये एक ही तरह चल रही होती हैं। वो भी आपके एजेंट हैं, जो आपके पॉलिटिशियंस वहां बैठे हैं एज एन एजेंट बैठे हुए हैं, लेकिन वो अपने बेस्ट इंटरेस्ट में काम कर रहे होते हैं। सेम गोज विद अ फर्म, वो अपने बेस्ट इंटरेस्ट में काम कर रहे होंगे। अब इसमें इशू क्या हो गया? क्योंकि वो अपने बेस्ट इंटरेस्ट में काम कर रहा है, ये जो खर्चे हैं ये कहां से आएंगे आखिर? उसके अगर गाड़ी उसको आप लेकर दे रहे हैं, उसका फ्यूल, उसकी जो भी हेलीकॉप्टर राइड चाह रहा है, वो कुछ भी चाह रहा है। अभी हम प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट में से, ये कॉस्ट है ना बिजनेस की, कॉस्ट प्रॉफिट में से कम हो रही होगी ना, आपकी जो सेल्स आया रेवेन्यू में से कॉस्ट निकलेगी तो प्रॉफिट बचेगा ना। तो जितनी कॉस्ट आप बढ़ाते जाएंगे, प्रॉफिट उतना कम होता जाएगा। शेयर होल्डर का ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रॉफिट या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। आजकल हम इसको कहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है देन सिर्फ प्रॉफिट। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर बेसिकली सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, वहां पर आप चाहते हैं कि वो जो प्रॉफिट आया है वो बिजनेस में री इन्वेस्ट हो, और वो भी अगले साल आपको प्रॉफिट कमा कर दे। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक न्यू कॉन्सेप्ट है इन टर्म्स ऑफ के शेयर होल्डर क्या चाहता है। इंटरनेशनली आपने भी रिसेंटली एक न्यूज सुनी होगी कि जी डोनाल्ड ट्रम्प, ये एलोन मस्क और ये बड़े बड़े कंपनियों के मालिक जो फेसबुक वगैरह वाले, ये सब बहुत कम टैक्स देते हैं अमेरिका में, चंद डॉलर्स, और इनसे कहीं ज्यादा टैक्स एक आम सैलरीड बंदा दे रहा होता है। इस पे बड़ा इशू भी बचा, बड़ा शोर भी बना कि ये क्या हो रहा है यार, ये बिलियनर होकर इतना कम टैक्स दे रहे हैं। व्हाट डू दे डू? वो क्या करते हैं, उन्हें अपना खर्चा चलाना है, बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर्स भी करने हैं लेट्स सपोज, तो उनके पास क्या चीज है? सिर्फ उनके शेयर्स। ये आमतौर पे आप देखेंगे स्टीव जॉब्स भी जब एप्पल का सीईओ था, उसकी सैलरी $1 थी अ ईयर। यस, $1 अ ईयर सैलरी। अभी आपको समझ आ जाएगा कि वो $1 अ ईयर क्यों थी। वो सैलरी जितनी भी ड्रॉ करेगा उसके ऊपर टैक्स पड़ेगा, इसलिए सैलरी $1 अ ईयर। ठीक है, व्हाट हैपेंस इज उनके पास होते हैं शेयर, वो अपने आप को शेयर इशू करवा लेते हैं बोनस के तौर पे। बोर्ड के अंदर जी इसको इतने शेयर बोनस के तौर पे दे दिए जाएंगे लेट सपोज, उनको यूजुअली शेयर दिए जा रहे होते हैं। वो जो शेयर्स हैं वो उसको जाके बेचते नहीं, हमारे यहाँ क्या है जी, बेचेंगे तो पैसे आएंगे। वो शेयर ले जाएगा बैंक के पास, यार ये मेरे शेयर हैं, इतने डॉलर के हैं, इनको कोलेटरल रख लो, इसके अगेंस्ट मुझे इतने बिलियन डॉलर दे दो। अब वो शेयर उसके पड़े हैं उसी के नाम पे, बैंक के पास कोलेटरल पड़े, सेफ भी पड़े हैं, पैसे उठाए। अब उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना है? 1%, 2%। वो जो पैसे उठाए हैं उसके ऊपर वो अपना गुजारा चलाता है। ठीक है, उसी में से वो अपना इंटरेस्ट भी पे करता रहता है। ये सारी लाइफ करेगा वो, उसने ये लोन रीपे नहीं करना, क्योंकि जब वो रीपे कर देगा या शेयर अपना बेचेगा तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स आ जाएगा। ठीक है, व्हाट ही वुड डू इज कि अपने मरने तक उसको इस्तेमाल करेगा, और डेफिनेटली शेयर की वैल्यू बढ़ती जाती है, वो अपनी अमाउंट बढ़ा के ले भी सकता है और शेयर दे के और कोलेटरल के साथ पैसे ले सकता है। जब वो मर जाएगा तो उन्हीं पैसों में से उसके कुछ पैसों के साथ उसकी लोन की रिपेमेंट हो जाएगी। अब क्योंकि वो शेयर उसके बच्चों को ट्रांसफर हो गए हैं, इसके पर सीपीटी नहीं लगना, कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगना, जीरो टैक्स के साथ वापस उसके बच्चों को शेयर ट्रांसफर हो गए। इस वजह से वो लोग इतना टैक्स नहीं पे कर रहे होते। इसको हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहते हैं, कि वो अपने पैसे यूज नहीं कर रहा, अपने शेयर यूज नहीं कर रहा, बेच भी नहीं रहा उन्हें, वो पैसे उसके साथ। और फिर मजे की बात, ये डिविडेंड भी नहीं इशू करते आजकल। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का एक प्रिंसिपल है कि डिविडेंड भी नहीं देना। क्यों डिविडेंड देना? बोर्ड नहीं देना डिविडेंड भाई, ये बहुत कम डिविडेंड देना है, क्योंकि डिविडेंड देंगे फिर उस पर टैक्स लग जाएगा।
डिविडेंड नहीं लेते, उस सारे प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर देते हैं और शेयर होल्डर्स को और शेयर इशू कर देते हैं, उसके अगेंस्ट बोनस के अंदर शेयर इशू कर देते हैं, उसी अमाउंट के हिसाब से उनको शेयर इशू हो जाते हैं। वो पैसे बिजनेस में री इन्वेस्ट हो जाए, अगले साल वो पैसे प्रॉफिट कमा के लाते हैं, फिर अगले साल जो प्रॉफिट है उसके साथ फिर से री इन्वेस्ट हो जाएगा, वो फिर प्रॉफिट कमा के लाएंगे। इस तरह करते करते, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कंपनी की, फाइजर, आप सबने सुना हुआ होगा, ये जो मेडिसिन बनाती है, अभी रिसेंटली जो फाइजर की वैक्सीनेशन थी कोविड की, बड़ी पॉपुलर रही, इतने ज्यादा पैसे कमाती है, डिविडेंड नहीं देती है शेयर होल्डर्स को। उसके शेयर होल्डर कहते हैं कि भाई नहीं लेना हमने डिविडेंड, ये पैसे कंपनी में लगाओ, री इन्वेस्ट करो, पैसे और कुछ कमा कर हमें दें, क्योंकि जैसे ही हम डिविडेंड लेंगे इस पर टैक्स लग जाएगा फौरन, तो आधा तो टैक्स में चला जाएगा, हमें पीछे कुछ मिलेगा थोड़ा सा, उल्टा सारे पैसे बिजनेस में रखो, री इन्वेस्ट करो, हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होने दो, शेयर की वैल्यू बढ़ती जाएगी ना मार्केट में, उतनी जितना पैसा उसके अंदर कंपनी में बढ़ा है, शेयर की वैल्यू मार्केट में जाएगी। जो उन्होंने कोलेटरल रखवाया, कहेंगे देखिए हमारे कोलेटरल की वैल्यू पहले थी 10 लाख, आज 15 लाख है, मुझे 5 लाख और दो लोन इसके ऊपर, दे कैन डिमांड दैट फ्रॉम द बैंक, वो सिस्टम और है उनका जरा। व्हाट हैपेंस इज, जब उनकी डेथ होगी तब वो अपना पूरा सिस्टम उसका क्लियर करेंगे, बच्चों को चले जाएगा, कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, और वेल्थ उनकी वैसे ही की वैसे इंटैक्ट रह जाती है। तो इवन इतने हद तक फाइजर के पास पैसे ज्यादा हो गए थे रिटेन अर्निंग्स के अंदर, कि उन्होंने जीएसके को परचेज करने की कोशिश की थी कि जी ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन को हम परचेज कर लें यूके के अंदर, इतने फालतू पैसे। जीएसके यूरोप की सबसे बड़ी कंपनी थी, फाइजर अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी थी, इन्होंने उसको परचेज करने की कोशिश की कि हम टेक ओवर कर लें जीएसके को, वो एक इशू हो गया, नहीं हो सका, डेफिनेटली किसी और कंपनी में, इतने फालतू पैसे पड़ेंगे कहाँ लेकर जाए, यहाँ कुछ भी करेंगे टैक्स देना पड़ेगा, जाके किसी और कंट्री में जाके कंपनी खरीद ले आते हैं, वहां से भी प्रॉफिट आएगा। और अब कोविड वैक्सीनेशन के बाद वो सारी दुनिया की फार्मास्यूटिकल कंपनियां खरीद लें, जितना उन्होंने पैसा बनाया होगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। शेयर होल्डर चाहता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जो आपका मैनेजर है, जो सीईओ है, जो बोर्ड है, जो एम्प्लॉयड लोग हैं, वो क्या चाह रहे हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, बेनिफिट्स, और उनकी जो बोनसेस हैं व्हाटएवर। अब ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जैसे ही पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बढ़ेंगे प्रॉफिट कम हो जाएगा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कम हो जाएगी, क्योंकि उसी प्रॉफिट में से वो चीजें पे की जानी है। तो ये सबसे बड़ा एक इशू है कि कंपनीज में डायरेक्टर्स को कैसे रोका जाए कि वो अपने बेस्ट इंटरेस्ट में काम ना करें, क्योंकि वो ऑल इन ऑल होते हैं वहां पर बैठे हुए। वो जो सीईओ बैठा है, वो जो ऑल इन ऑल बैठे हैं, सीएफओ कोई भी है, वो उस वक्त डिसीजन मेकिंग में ऑल इन ऑल है, और उन्होंने आपस में करना, सीईओ सीएफओ ये सारे 4-5 लोग सारे एम्प्लॉयज हैं, ये उसको बेनिफिट दे दे, वो इसको बेनिफिट दे दे। और ये हुआ, ये बहुत ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से कैडबरी अकॉर्ड हुआ यूके के अंदर, सर्बनिस ऑक्सले एक्ट बना था अमेरिका के अंदर, 2001 की बात है, एनरॉन बैंकरप्ट हुई थी। अगर आप मुझे किसी को एनरॉन के आइडिया हो, एनरॉन ऑयल एंड गैस सेक्टर और इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली पावर सेक्टर के अंदर काम करती थी। तो ऑयल गैस और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करना थी, कैलिफोर्निया वगैरह को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती थी, वो द प्राइवेट फर्म। इनकी कई इन्वेस्टमेंट्स थी ऐसी जिसमें से कोई रिटर्न नहीं आ रहा था, तो अब कंपनी बहुत बुरे हालात में थी, उसके प्रॉफिट्स जनरेट करने के लिए उन्होंने वही काम किया जो आपके साथ होता है। स्टूडेंट्स को एक बड़े अरसे से बता रहा हूँ कि जो आपके साथ इलेक्ट्रिसिटी का लोड शेडिंग वाला मामला चल रहा है ना, ये जानबूझ के चल रहा है, ये मर्जी से चल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने कभी देखा ईद के दिन या कोई रमजान वगैरह, जब भी कोई पर्टिकुलर इवेंट आता है, उस दिन बिजली क्यों नहीं जाती? मतलब पूरे मुल्क की बिजली पूरी की जा सकती है, की नहीं जाती। आप फर्नेस ऑयल नहीं प्रोवाइड करते, उसकी पेमेंट नहीं करते, उतने दिन वो प्लांट बंद रहते हैं, और आपने सारे प्लांट ऑयल बेस्ड लगाए हुए ज्यादातर। अगर कोल प्लांट भी लगाया तो उसकी कोल भी इंपोर्टेड के ऊपर लगाया हुआ है। सी, ये इन्होंने एनरॉन वाले से सीखा, ये हमारे गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े लोग हैं ना, कि अच्छा इस सेक्टर में इतना पैसा है, उन्होंने ये किया था कि उनके पास पैसे नहीं थे ना, उन्होंने क्या किया, कैलिफोर्निया की बिजली उठाई और रीरूट करके दूसरे किसी स्टेट को बेचना शुरू कर दी। कैलिफोर्निया में बिजली की शॉर्टेज हो गई, अब वहां तो चूल्हा जलाना है, वो भी बिजली पे जलाना है उन्होंने, वहां मसला पड़ गया, प्राइसेस बढ़ गई। तो अगर आपको सारों को सारा दिन ये बिजली प्रोवाइड कर दें तो उसकी प्राइस कैसे बढ़ाएंगे? और फिर वो जो प्लांट जिससे बिजली बना रहे हैं, वो अगर लेट सपोज जिस तरह भी चलते हैं ये, आपने कभी नोटिस किया है कि हर गवर्नमेंट आती है सबसे पहले उन प्लांट्स की पेमेंट करती है बिजली के बिल की, जो उनकी पिछली पेमेंट पड़ी होती है, हर गवर्नमेंट आते ही पीपीपीज के नाम से इसको कहा जाता है, तो इनकी सबसे पहले पेमेंट करती है अरबों रुपए की। जब तक आप सिर्फ इसी एक सेक्टर को ठीक नहीं कर लेते, तब तक आप
अपनी इकोनॉमी को ठीक नहीं कर सकते। इस वक्त भी आपके पावर सेक्टर के अंदर जो लाइन लॉसेज हैं वो आपके डिफेंस बजट से ज्यादा है। कि उन्होंने ये किया कि जी इस तरह से प्रॉफिट कमाना शुरू किया, सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। जब उन्हें लगा कि अब हम और कुछ नहीं कर सकते, करते क्या थे, जब उन्होंने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो अमेरिका के लॉ के अकॉर्डिंग आप अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर जो फ्यूचर के प्रॉफिट्स हैं उनको भी एज अ रेवेन्यू रिकॉर्ड करके प्रॉफिट दे सकते हैं। तो फ्यूचर प्रॉफिट्स के नाम पे रिकॉर्ड करते थे और शेयर होल्डर्स को पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे डिविडेंड के तौर पे। वो पैसे कहां से आते थे, प्रॉफिट तो था नहीं, कंपनी तो लॉस में थी। वो पैसे कहां से आते थे, उन्हीं शेयर होल्डर्स ने जो अपने इन्वेस्टमेंट की थी उसी में से पैसे उनको डिविडेंड के तौर पे दे दिए जाते थे। जब उन्हें लगे इसको ज्यादा देर हम सस्टेन नहीं कर सकते, चुपचाप उन्होंने अपने अपने जो शेयर थे, देखा कि जी अब कंपनी लीक हो जाएगी, मार्केट के अंदर पता चल जाएगा सब कुछ, अपने अपने शेयर बेचे और भाग गए। सीईओ ने कंपनी के बैंकरप्ट होने से कुछ दिन पहले रिजाइन किया और चला गया पैसे लेके, अपने डिविडेंड्स बेनिफिट उठाए भाग गया। तब सरबनी स्टॉक्स एक्ट बना अमेरिका के अंदर, इसके ऊपर बाकायदा कानून साजी हुई कि ये क्या मसला है, जिसके बाद हम इसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं आज। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सारे फ्रेमवर्क्स इसके बाद डेवलप किए गए। अच्छा, बोर्ड के अंदर ये होना चाहिए, बाहर का मेंबर होना चाहिए जो डिसाइड करे कि ये चीज अलाउ करनी चाहिए कि नहीं। उसके बावजूद आज तक ये मसला हल नहीं हो सका है, एजेंसी प्रॉब्लम वाला। इसके लिए अब जो नए मेजर सजेस्ट किए गए हैं उसमें यह है कि जो आपके सीईओज हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी को चला रहे हैं, इनको ओनरशिप में राइट दें आप। जब तक ये खुद ओनर नहीं बनेगा, ये कंपनी को एज अ अपनी प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं करेगा। हमारा स्टूडेंट अक्सर, अब ये फर्नीचर है, ये बड़ा महंगा फर्नीचर मंगाई, हमने तकरीबन 16 या 18 हजार की एक कुर्सी परचेज की यूनिवर्सिटी ने। इनका हाल देख रहे हैं आप, स्टूडेंट अक्सर ये टूटे हुए होंगे एग्जामिनेशन में आपको। वो जो नीचे हमारे हॉल्स हैं, वो जिसके अंदर आपकी चेयर्स लगी हुई हैं, वो एक हॉल बनवाना हमारे लिए मुसीबत हुआ था पहले कि यार एक ऑडिटोरियम टाइप हॉल हो हमारे पास, हमको इवेंट करवाना चाहते हैं, कुछ साफ सुथरा मिल जाए। आज अगर 8 बने हुए लेक्चर थिएटर्स, तो उनकी आधी चेयर्स डिस्ट्रॉयड हैं। हालांकि वो एक चेयर लास्ट जब मैंने चेक किया था कोई 30,000 रुपए की आती थी, लेकिन वो स्टूडेंट्स डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। क्यों? स्टूडेंट इसको अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझता, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। वो उसको मेरे पे गुस्सा है ना, सर ने मेरे साथ जुल्म कर दिया, ये मेरे जो 2 नंबर काटे हैं ना, नहीं छोड़ूंगा मैं सर को, ये कुर्सी तोड़ के चला जाएगा। दिस इज अ फैक्ट, ठीक है, जो कि मैं उनको बता चुका हूं कि यार इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलना। उल्टा चुपचाप अपने अकाउंट के अंदर तुम लिखवाते जा रहे हो कि इसने ये कुर्सी तोड़ी थी, किसी और की प्रॉपर्टी। क्या मैं दिन तुम्हें इसका हिसाब देना है भाई? तो क्यों तोड़ते हो भाई? ट्रीट इट लाइक योर ओन। कभी किसी ने अपने घर के फर्नीचर पे ये लिखा है? यहां पर लिख के जाएगा, यहां को कुछ कहता नहीं ना। सो सेम वही प्रिंसिपल एजेंसी प्रॉब्लम का है कि वो कंपनी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं करते। तो अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रीट करवाना है, उसको शेयर इशू करें, उसको बोनस देना है और पैसे ना दें, शेयर इशू कर दें। अब जब शेयर की वैल्यू बढ़ेगी मार्केट में, या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगी, उसका भी फायदा होगा। अब वो चाहेगा कि हाँ यार मुझे कंपनी का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ ले जाना चाहिए। ये इकलौता सोल्यूशन अभी तक जो प्रॉपर सोल्यूशन मिला है इस प्रॉब्लम का, कि उसको शेयर इशू करें। कल को शेयर की जब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगी, उसमें हाँ जी मेरी भी वेल्थ में इजाफा हो रहा है, तो वो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेगा कुछ हद तक, अदरवाइज नहीं करेगा। सो ये एजेंसी प्रॉब्लम वाले इशू का एक ये सोल्यूशन अभी तक जो मिला है। बट दिस इज अ बिग प्रॉब्लम इन फर्म्स, बिकॉज ओनरशिप डिफरेंट है और मैनेजमेंट डिफरेंट है। इतने सारे शेयर होल्डर कंपनी नहीं चला सकते, या वो समझते हैं कि हम इतने क्वालिफाइड नहीं है। अब मैं किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकता हूँ, हमारा एक आम सा बंदा क्लर्क भी ले सकता है, लेकिन उसे कंपनी चलानी नहीं आती। कंपनी चलाने वाले बंदे को हमें देनी पड़ेगी। सो डेफिनेटली वो एक्सपर्ट है, हमने उसको इसलिए हायर किया। लेकिन अगेन एजेंसी प्रॉब्लम स्टिल स्टेज देयर। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर आज तक काम हो रहा है कि इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। कोई कहता है फीमेल डायरेक्टर्स बढ़ा दो, कोई कहता है जी इस कमेटी में ये कर दो, इस कमेटी में बाहर के लोग ले आओ। बट स्टिल दिस इज अ प्रॉब्लम इन द फर्म्स। और एमएनसीज में ये एक बड़ा इशू है, क्योंकि शेयर होल्डर एक कंट्री में दूसरी कंट्री में इधर उधर स्कैटर्ड पड़े हैं, और ओनर जो है वो ऑल इन ऑल है, वो सारे डिसीजन कर रहे हैं उस कंपनी के। So managers of a MNC may make decisions that conflict with the firm's goals of maximizing shareholders wealth. बाकी डिटेल में इसको मैंने आपको सारा समझा दिया। 2 years ago, Seattle Corporation, based in the United States, established a subsidiary in Singapore so that it could expand its business there. It hired a manager in Singapore to manage the subsidiary. अब ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है, इसको जरा सुनिएगा। तो उन्होंने सिंगापुर में, ये यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी थी, सिंगापुर में उन्होंने अपने बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए वहां एक मैनेजर हायर कर लिया।
During the last 2 years, sales generated by the subsidiary have not grown. Sales grow नहीं हो रही हैं, ठीक है. Even so, the manager hired several employees to do the work that he was assigned to do. तो मैनेजर ने क्या किया, क्योंकि वो सिंगापुर तो आके देखता नहीं यूनाइटेड स्टेट से कोई, उसने कहा जी कि हमें काम करने वाले लोगों की जरूरत है. उसने जो काम उसने करने थे मैनेजर ने, वो काम करने के लिए और बंदे हायर कर लिए. खुद वो फ्री है, उसने और बंदे हायर किए कि ये मेरा काम भी करेंगे साथ में, ठीक है. लेकिन सेल्स ग्रो नहीं हो रही, कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही. The managers of the present parent company in the United States have not closely monitored the subsidiary because it is so far away and because they trust the manager there. कि वहां जो मैनेजर हमने रखा हुआ है वो सही काम कर रहा होगा, और इतनी दूर जाके कैसे देखेंगे वहां क्या हो रहा है, रोज तो जा नहीं सकते. Now they realize that there is an agency problem. The subsidiary is experiencing losses every quarter, so its management must be more closely monitored. जब उन्होंने ये रियलाइज किया, तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि उसको अब हमें खुद मॉनिटर करने की जरूरत है, बिकॉज वो जो मैनेजर वहां पर काम कर रहा है वो हमारे इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहा. तो सीईओ अपना काम करने की बजाय 3 बंदे और हर कर, यार ये मेरा काम ही तुम किया करो. He can do it, he has the power. So this happens in an MNC a lot, especially हमारे जैसी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ये बहुत ज्यादा होता है. अभी तो सिंगापुर इज नॉट दैट अंडर डेवलप्ड, तो वहां भी उनके साथ ये हो गया है, लेकिन कोई पाकिस्तान में हायर करेगा तो उसके साथ तो डेफिनेटली ये होगा. So that becomes a big problem actually. Okay, अब इसका सॉल्यूशंस मैं ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुका हूं एक बार इसके कॉन्टेक्स्ट में. एक पहला जो इसके अंदर एक चीज होती है कि क्या किया जा सकता है, उसमें एक है कि पेरेंट कंट्रोल ऑफ सब जो एजेंसी प्रॉब्लम्स जो हैं, ठीक है. द पेरेंट कॉर्पोरेशन ऑफ एन एमएनसी मे बी एबल टू प्रिवेंट मोस्ट एजेंसी प्रॉब्लम्स विद प्रॉपर गवर्नेंस. कि वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखें, अपने किसी बंदे को वहां भेजें कि भाई तुम वहां जाके मॉनिटर करके हमें रिपोर्ट दोगे कि वहां क्या हो रहा है. जरूरी नहीं उसको सीईओ बनाए वहां पर, वो उसको वहां पर सीईओ के अंडर भी भेज सकते हैं, या वैसे कोई एम्प्लॉय भेज दे, यार तुम वहां जाओ, अपॉइंट हो, हमें वहां से रिपोर्ट दो और वहां हो क्या रहा है, काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा. तो अपना कोई बंदा लगा सकते हैं. बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अंदर कह सकते हैं नहीं जी हमारा ये बंदा हर बार मीटिंग के पर आया करेगा, जो डिसाइड किया करेगा. जब तक पेरेंट कंट्रोल नहीं कर रहा होगा अपनी सब्सिडरी को, तब तक ये इशू बरकरार रहेगा. सिमिलरली एक और क्वेश्चन है कॉर्पोरेट कंट्रोल ऑफ एजेंसी प्रॉब्लम. In some cases, agency problem can occur because the goal of the entire management of the MNC are not focused on maximizing shareholders' wealth. ठीक है, तो इस केस के अंदर various corporate controls can help prevent these agency problems and thus induce managers to make decisions that satisfy the MNC's shareholders. हुआ ये कि जो आपकी अगर जो पेरेंट कंपनी है, जहां पर जैसे ये जो अभी एग्जांपल दी थी यूएसए के अंदर बैठी है ये कंपनी, ठीक है, इसके पेरेंट कंपनी के भी ऑब्जेक्टिव्स वो नहीं है जो वहां पर बैठे हैं डायरेक्टर्स, उनका ऑब्जेक्टिव भी कोई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं है. वो कुछ और सोच के कंपनी चला रहे हैं, यहाँ वाले भी और सोच के चला रहे हैं. अब पूरी फर्म का इशू है कॉर्पोरेट गवर्नेंस. पहले तो ना कि सब्सिडरी में मसला है तो पेरेंट कंट्रोल करे, लेकिन अब पेरेंट को कौन कंट्रोल करे, वहां तो खुद का ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं है. तो एक कॉर्पोरेट लेवल पे कंट्रोल रखने की जरूरत है, जिसको हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस आज नाम देते हैं, कि वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स ऐसे लोगों को अपॉइंट करें बोर्ड के अंदर कि जो नोट रखें कि यार ये डिसीजन आप सही नहीं कर रहे, ये शेयर होल्डर के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है, ये आपके बेस्ट इंटरेस्ट में है, आपको इस डिसीजन को चेंज करना चाहिए. इंडिपेंडेंट मेंबर्स लेकर आए, बाहर से लोग ले आए, एक्सपर्ट्स ले कहीं से इंडस्ट्री से, कि जो और या फिर कुछ शेयर होल्डर्स भी हो बोर्ड के अंदर वहां पर जो कि नहीं जी ये आपका डिसीजन सही नहीं है, हम आपकी ये चीज अप्रूव नहीं करेंगे. सो दिस इज अ फैक्ट एंड दिस इज नॉट अ स्मॉल प्रॉब्लम. अमेरिका में 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद $750 बिलियन का पैकेज दिया गया था, ठीक है, कि आपने ये जो फर्म जो बैंकरप्ट हो रहे हैं फर्म्स, ये क्योंकि पहले कहा गया कि नहीं देंगे. हैंक पॉल्सन जो था उस वक्त फेडरल रिजर्व का चीफ, वो सेनेट चला गया और उसने कहा कि अगर आप अपनी इकोनॉमी डूबता नहीं देखना चाहते तो $750 बिलियन फौरी तौर पर रिलीज करें इकोनॉमी को बचाने के लिए. यूएस सेनेट ने $750 बिलियन दे दिए. फिर उसके बाद $750 बिलियन और दिए उस इकोनॉमी के अंदर, पंप किए सिर्फ इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए. इस दौरान बड़ी कंपनियां वहां पर गई. ये जो बड़ी कंपनियां होती है जिसके पास एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा होते हैं, इनकी पावर बहुत होती है, क्योंकि अपनी स्टेट के अंदर वो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है. वो अपना प्लांट शट डाउन करेगा तो उस स्टेट के गवर्नर को मुसीबत पड़ जाएगी कि ओए ये प्लांट शट डाउन, इतनी जॉब चली गई, मैं अगली बार वोट लेने कैसे जाऊंगा. तो ये बाकायदा बदमाश होते हैं अमेरिका के, ठीक है. 3 बड़ी कंपनियां
GM, फोर्ड और एक और, अब मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद, तीनों के बहुत पुराना केस है, जब मैंने लास्ट टाइम स्टडी किया था इसको, कि सीईओ फेडरल रिजर्व चले गए कि जी वो पैसे बट रहे हैं थोड़े, हमें भी चाहिए, हमने भी अपना बिजनेस चलाना है, हमारे से भी बिजनेस नहीं चल रहा, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इश्यूज क्रिएट हो गए हैं। तो फेडरल रिजर्व ने उनके ऊपर कंडीशन रखी कि जो आप सब अभी अपने पर्सनल प्राइवेट जेट्स पे आए हैं ना, इनको बेच दें, इनसे जो पैसे आएंगे उसके बाद हमसे आके बचाएं कि इतने पैसे और चाहिए, वो हम देंगे आपको। उन्होंने कहा जी गो टू हेल, हम अपना प्राइवेट जेट लेके वापस जा रहे हैं, हमने अपनी प्लांट बंद कर देने, उनको पैसे मिले। बता रहा हूँ वो अमेरिका के बदमाश हैं। क्यों? मैं प्लांट बंद करने लगा हूँ, इतने हजार लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, सोच लो, अगले वोट नहीं मिलने, ये 35-40 हजार, पूरा कार का असेंबली लाइन प्लांट है, ये लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। गवर्नर तक हिल जाते इस बात से कि भाई इतने तो मेरे वोट हैं ये सारे, मैं कैसे ये वोट जाने दूं। उसने सेनेट से अप्रूवल लेकर उनको पैसे दिलवा दिए। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सीरियसनेस आपको दिखा रहा हूं कि जहां उसके पास पावर होती है, वो जो चीफ एग्जीक्यूटिव आपने अपॉइंट किया हुआ जो कंपनी के वेलफेयर के लिए, वो डेफिनेटली अपनी वेलफेयर के लिए काम करता है। ये अभी रिसेंटली भी ऐसा एक इशू किसी कंपनी में मैंने नोटिस किया था कि वो अपने लिए कोई डिमांड कर रहा था, और साथ में वो उसका जो ओनर है वो अपने लिए प्राइवेट जेट भी खरीद रहा है, जो सीईओ वहां पर लगाया है उन्होंने। तो भाई और पैसे क्या चाहिए, जो जेट खरीदो ये ना खरीदो, जरूरत के काम के ऊपर पैसे लगाने हैं ना, बट दे डू एक्सप्लॉइट इट। सो एक कंट्रोल ये भी है। देन SOX, जिसे मैंने कहा था अभी, सर्विलियंस एक्ट, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो मैकेनिज्म्स हैं फॉर MNCs, इनको इंप्रूव किया गया है। इनके अंदर रेगुलर बेसिस पे इंप्रूवमेंट आती रहती है, हर कुछ साल बाद इस फ्रेमवर्क के अंदर अपडेशन आती है कि ये किया जाए, ये किया जाए। इसके अंदर जो कुछ सजेशंस है लास्ट सर्विलियंस एक्ट वगैरह की, वो मैं आपको शेयर कर दूं। एस्टेब्लिश अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जहां पर सारी इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर्स को भी अवेलेबल हो कि अच्छा ये खर्चा हुआ, इस चीज के ऊपर हुआ, ये अप्रूवल हुई, इस चीज की हुई, ताकि वो देख सकें, इंश्योर करें हाँ कोई गलत काम तो नहीं हो रहा बीच में। सिमिलरली, ensuring that all data are reported consistently among subsidiaries, कि कोई चीज छुपानी है ना, कुछ सब्सिडरी में जाके इधर उधर से हिलाकर आपने चीज छुपा दी कि ये ट्रांजैक्शन कैसे हुई किसी को पता ही ना चले। लॉस हुआ है ना, चुपचाप एक नई सब्सिडरी बनाई, लॉस उसमें डाला और इस सिस्टम को क्लियर कर दिया। ये 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस की जो मैं वीडियो आपसे शेयर करूंगा, उसमें आप देखेंगे लीमन ब्रदर्स का जो लॉस एक्सपेक्टेड था वो तकरीबन $40 बिलियन का उन्होंने कैलकुलेट किया। उनकी इक्विटी इतनी नहीं थी। उन्होंने कहा जी यार तकरीबन 30 से 40 बिलियन डॉलर्स का लॉस हो रहा है, ये CDOs का ही सारी सिचुएशन थी। तो उस लॉस के अंदर उन्होंने क्या किया कि यार एक काम करते हैं, इस कंपनी के शेयर बेचने हैं ना, इस लॉस के साथ तो नहीं बिक सकते, इस लॉस को हम एक सब्सिडरी बनाएंगे, स्पिन ऑफ करेंगे, एक और स्पिन ऑफ करके कंपनी बनाएंगे सब्सिडरी, उसका नाम हम स्पिन कॉल कुछ रख देंगे, वहां पर सारे पैसे डालेंगे ये लॉस वाले। अब इसकी इनकम स्टेटमेंट क्लीन हो जाएगी। लॉस तो इसकी इनकम स्टेटमेंट पे है ही नहीं, वो तो सब्सिडरी की इनकम स्टेटमेंट पे है ना। वो तो जी वहां कोई एक सब्सिडरी है उसमें कहीं लॉस हो गया, वो हो जाएगा कवर, आपकी मेन कंपनी बच जाती है इस केस में। तो इस तरह से अकाउंटिंग की डिफरेंट पॉलिसीज अडॉप्ट करके भी आप अपने लॉस को अपनी स्टेटमेंट से गायब कर देते हैं। तो उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि स्टेटमेंट से लॉस गायब करने के तरीके इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, एक कंसिस्टेंट रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड बनाया जाएगा, उसी तरह से रिपोर्टिंग की जाएगी। फिर इंप्लीमेंटिंग अ सिस्टम दैट ऑटोमेटिकली चेक्स डेटा फॉर अनयूजुअल डिस्क्रिपेंसीज रिलेटिव टू नॉर्म। ओके, कि इस पूरा सिस्टम है कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए थी, ऐसे क्यों नहीं हुई। जैसे कि एक सबसे बड़ा आजकल चेक होता है ऑडिट का, ऑडिटर आता है, वो उसकी कोई परवाह नहीं होती कि भाई ये CEO के खिलाफ मैं पैरा लिख रहा हूँ या किसी एक छोटे से मैनेजर के खिलाफ लिख रहा हूँ, वो पैरा लिख के चला जाता है कि जी ये चीज जो है क्वालिफाई हो गई है आपकी ऑडिट स्टेटमेंट्स, इसमें ये डिस्क्रिपेंसी है। वो जिसके मर्जी खिलाफ वो लिख देगा जी कि इसने ये चीज गलत की हुई है। तो इंडिपेंडेंट ऑडिट को इंट्रोड्यूस करोगे जी, देखा जाए कि ये प्रैक्टिस ये थी, ऐसे की जगह ऐसे क्यों किया गया, इसको क्लैरिफाई किया जाए। अब जैसे कि यूनिवर्सिटी का ऑडिट अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो वो एक बार मुझसे पता नहीं किसी बात पे मेरी किसी क्लर्क से बात हुई, मैंने कहा यार ये क्या संभाल के रखा हो तुमने, ये सारा कचरा वगैरह इसको फेंको उठा के कहीं पर, कुछ चीज फालतू यूज ये पुरानी चीजें पड़ी थी। तो वो मुझे बताता है कि सर ये मुझे रखना पड़ेगा, ये ऑडिट वाले आ जाते तो उन्होंने मुझसे रद्दी मांग ली। मैं एक बार रद्दी कहीं उठा के ले गई, यार ये क्या करनी है रद्दी, यहाँ पर पुराने न्यूज़पेपर्स आए पड़े थे डिपार्टमेंट के, या भी कोई भी आए हुए होंगे, तो वो उठा के मैंने दे दिया कि रद्दी रुद्दी वाले को कि इसका क्या करना है हमने, रद्दी है फालतू। और हमारे यूजुअली ये क्लर्क्स पीएंस वगैरह उठा के पेपर जो असाइनमेंट्स वगैरह होती है या पेपर्स होते हैं वो उठा के ले जाते हैं बड़ी खुशी से, ऑफिस जब हम खाली करें तो बड़ी खुशी से लेकर जाते हैं। तो वो मुझे कहे कि सर ये रद्दी जो है इसके ऊपर, उसने मुझे पूछ लिया ऑर्डर ने कि ये रद्दी कहाँ है, लेके आओ भाई, ये न्यूज़पेपर आया ना, कहीं पड़ा होना चाहिए ना, दिखाओ कहाँ है रद्दी। कहते सर तब से मैं रद्दी भी संभाल के रखता हूँ।
ऑडिटर पूछता है कि भाई किधर है, नहीं तो वो पैरा बना के जाएगा कि इसने रद्दी गायब है, इसका मतलब इसने न्यूज पेपर खरीदा ही नहीं, ये पैसे ये खा गए। तो प्रॉपर कंट्रोल्स रखे गए हैं उसके ऊपर। देन स्पीडिंग द प्रोसेस बाय विच ऑल डिपार्टमेंट्स एंड सब्सिडरीज एक्सेस नीडेड डेटा एंड मेकिंग एग्जीक्यूटिव्स more accountable for financial statements by personally verifying their accuracy। तो एग्जीक्यूटिव कहते जी ओहो अच्छा इसमें ये मसला हो गया, मैंने देखी नहीं थी ना, मैंने ऐसी साइन कर दी थी। तो आप इंश्योर करेंगे नहीं भाई, तुम पूरी स्टेटमेंट पढ़ोगे, चेक करोगे, वेरीफाई करोगे, अगर सही है तो ही साइन करोगे। तो आप उसको कहेंगे पर्सनली जब तुमने साइन किए होंगे फिर तुम जिम्मेदार हो इसके अंदर जो भी हुआ उसके लिए। सिमिलरली जो सब्सिडरी है उसको कोई डाटा की एक्सेस करनी है या एमएनसी को कोई डाटा की तो सारा डाटा एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म पे होगा जहां से कोई भी कभी भी डाटा एक्सेस कर सके। So there are a lot of other mechanisms sorry about that। ओके, सो मैनेजमेंट कैसे होती है एमएनसी की? एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट हो सकती है, एक डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट हो सकती है। सेंट्रलाइज्ड के अंदर हर डिसीजन, एमएनसी का हर डिसीजन एक सेंट्रल एमएनसी के पेरेंट फर्म के पास जाएगा, वहां पर सारे डिसीजन मेकर बैठे होंगे, वहां से अप्रूवल आएगी। तो यहां तक कि किसी एक छोटे से एम्प्लॉय को छुट्टी चाहिए तो वो भी वो हेड ऑफिस जा रही है, वहां पर जाके अप्रूवल आ रही है, वहां से वापस आएगी दूसरी कंट्री से तो उसको वो छुट्टी अप्रूव हो रही है। कोई चीज परचेज करनी है वो ऑर्डर के लिए भी पहले वहां तक परमिशन जाएगी, वहां से अप्रूवल होके आएगी हेड ऑफिस से। जैसे कि ये जो अभी कंपनी मैंने आपको बताई थी सिएटल कंपनी, तो इसकी अगर है तो वो न्यूयॉर्क जाएगी, पहले न्यूयॉर्क से अप्रूव होके आएगी तो यहाँ पर वो अप्रूवल होगी। जबकि डिसेंट्रलाइज्ड में हर डिवीजन की डिसेंट्रलाइज्ड यहाँ पर डिवीजन बना हुआ होगा जो यहाँ डिसीजन मेकिंग कर रहा होगा सिंगापुर के अंदर। जैसे कि अगर आपका फाइनेंस डिवीजन है, कोई मैनेजमेंट का डिवीजन है, तो मैनेजमेंट की सब्सिडरी होगी ए और बी, दोनों की अपनी अपनी मैनेजमेंट होगी, उनकी अपनी कैश मैनेजमेंट हो रही होगी, तो वो उस डिवीजन से अप्रूवल होगी। फाइनेंस का अपना डिवीजन होगा, वहां पर प्रोडक्शन का अपना डिवीजन होगा, वो उस डिवीजन से अप्रूवल लेगा अपने से ही और वहां काम कर लेगा। ये जरा इजी रहता है, डिसेंट्रलाइज हो जाता है, हर चीज आपको मेन जगह नहीं भेजनी पड़े। तो फिर जो सिंगापुर में सब्सिडरी है उसके मैनेजर्स वहां के हालात बेहतर समझते हैं, रादर देन के न्यूयॉर्क वाला समझेगा कि यार ऐसे ही काम होगा जैसे यूएस में होता है। नो, वो वहां के हालात के हिसाब से अपना डिसीजन कर सकते हैं, जबकि यूएस वाला डिसीजन करेगा वो गलत भी हो सकता है। सो इस मामले में वो बेटर रहता है। लेकिन अगेन जैसे ही पावर डिवाइड हो रही है आपकी तो फिर वो ही एजेंसी प्रॉब्लम का एक कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो जाता है। सो वी हैव टू कीप अ बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ओ नो, चलें ठीक है फाइन, अभी तो हमने स्टार्ट किया था। अलाउड है, ये तो लास्ट कोर्स में मैंने आपको बता दिया था। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऊपर इस्लाम को कोई एतराज नहीं है, आप अपनी वेल्थ जैसे मर्जी यूज करें। आप किसी को धोखा दे रहे हैं दैट्स अ सेपरेट थिंग, धोखा ना दें। और फिर सबसे बड़ी बात, हलाल तब तक है जब तक आप ज़कात दे रहे हैं। इस्लाम में वेल्थ एक्यूमुलेशन के ऊपर आपको कोई पाबंदी नहीं है, आप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर भी कमा सकते हैं, रख सकते हैं अपने पास, अगर आप उस पर ज़कात दे रहे हैं। और फिर वॉलंटरी चैरिटी तो वैसे ही आपके ऊपर है। होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा है कि जी अगर ये ओहद पहाड़ भी सोने का हो जाए तो मैं शाम तक अपने पास इसमें से जरा सा रखने के अलावा सारा का सारा अल्लाह की राह में डोनेट कर दूं। मक्के की एक बड़ी ताजिर से आपकी शादी हुई, आप फिर लाइफ जो गुजार रहे हैं बड़ी ही सिंपल है। मैं तो अभी हमारे स्टूडेंट्स को अक्सर कह रहा हूँ कि जो आपकी ये जो वार्डरोब है आप खोलते हैं तो सारा कुछ आपके ऊपर गिर जाता है, इस लेवल तक भरी हुई है। मैंने होली प्रॉफिट की वार्डरोब के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं सुना, एक दो चादरें हैं उसी के अंदर पूरी लाइफ गुजार दी है। तो हम तो उनको अपने लिए बेस्ट एग्जाम्पल समझते हैं। सो एक्यूमुलेट करने के अंदर पाबंदी नहीं है। हजरत उस्मान गनी, ये गनी का टाइटल आखिर कहां से मिला है? ये गनी क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जब मौका मिला है होली प्रॉफिट ने जी इसने दिल खोल के डोनेशन की है, जिस मौके पर भी करने की, तो गनी का टाइटल वहां से मिला है। सो उस पैसे को स्पेंड अल्लाह ने अमीर को देकर आजमाया है, गरीब से लेकर आजमाया है। अमीर को देकर आजमाया कि जी वो जो गरीब बंदा है उसको तुमने देना है, पहुंचाना है और उसका हक समझ के पहुंचा के आना है। वो नहीं देगा तो उसका जवाब देगा। गरीब को पता मुझे वैसे नहीं दिया तो मेरे किस चीज का टेस्ट है, मुझे तो उन्होंने खुद प्रोवाइड करना है। वो हम नहीं करते, वो हमारा कसूर है।